इस वाली वीडियो लेक्चर में हम आपको लेक्चर नंबर 5 में जो सैम्पल पेपर मैंने रखा है यहाँ पर उसकी ऑडियो को किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये हम आपको बताएंगे। देखो, तो इसमें पहले नंबर की ओटी है, उसमें बोला गया है HCF ऑफ 12, 16 एंड 20 का। तो इन सब का हमें क्या करना है, HCF पता लगाना है। तो जब हम 12 की फैक्टर करेंगे तो 12 के फैक्टर होते हैं 4 मल्टीप्लाई 3। 16 के फैक्टर करेंगे तो होते हैं 4 मल्टीप्लाई 4। और 20 के जो फैक्टर करेंगे तो होते हैं 4 मल्टीप्लाई 5। अब हम देख रहे हैं इन सभी में क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। तो LCF जो है वो कितना आ जाएगा, 4। आप चाहो तो बेसिक फैक्टर करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 12 के अपन फैक्टर करें तो कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 16 के फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 20 के फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। इस तरीके से भी कर सकती है। देखो, 2 का पेयर बन गया, ये वाले 2 का पेयर बन गया, इनकी 2 बार 2 का पेयर बन रहा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4, तब भी 4 आएगा, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगला देखें, इसमें बोला गया है डिग्री ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल। देखो, लीनियर जो पोलिनोमियल होता है, अगर किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल की पावर 1 है तो उसे अपन कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल, और वो 1 पावर ही उसकी डिग्री बन जाती है। तो आप लिख देंगे लीनियर, डिग्री ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल इज 1, यानी 1 आएगा इसका आंसर। आगे देखें, द कंडीशन फॉर द सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन a1x b1y c1 बराबर 0 एंड a2x b2y c2 बराबर 0 हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो देखो, यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है a1 अपॉन a2 का जो रेशियो है वो b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू, यानी इस वाले का रेशियो इस वाले के रेशियो के इक्वल नहीं होगा। अगर ये कंडीशन बनती है तो यूनिक सॉल्यूशन होती है। तो यहाँ पर देखो, सॉल्यूशन कौन सी कंडीशन नहीं रही, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इस सिचुएशन में यूनिक सॉल्यूशन फाइंड होती है, ठीक है। आगे देखो, इसमें बोला गया है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल में 0, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और इसके 2 रूट्स कैसे है, इक्वल है। तो देखो, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल होती है, यानी डी का मान काय के बराबर होता है, 0 के बराबर। अब अपन ये कह सकते हैं डी की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी, और डी की वैल्यू कितनी होती है, v² माइनस 4ac। तो v² माइनस 4ac भी 0 के इक्वल होगा। अब ये माइनस का इधर भेज देंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो क्या बन जाएगा, b² इक्वल टू 4ac। तो देख लो इसमें ऑप्शन कहीं है, ये वाला ऑप्शन मिल रहा है तो ये लगा देंगे, ठीक। इस तरीके से ये टिक सही है। आगे देखें, अगले नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि ये एक एपी दी गई है, इसका 11 नंबर का टर्म पता लगाना है। अब देखो, 11 नंबर का टर्म के लिए फॉर्मूला होता है a11 इक्वल होता है a प्लस 10d। तो a की वैल्यू कितनी चल रही है, 3, यहाँ लिख देंगे माइनस की 3 प्लस 10 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी चल रही है, सॉल्व करना पड़ेगा। डी की वैल्यू हमें मालूम नहीं है तो डी की वैल्यू कैसे पता करेंगे, अगला टर्म -1/2 माइनस इससे पहले वाला टर्म कितना, -3। तो -1/2, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस की 3। अब 2 का 3 में करेंगे 6, 6 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/2, यानी डी की वैल्यू 5/2। ये और ये कैंसिल हो गया 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा, -3। 5 का 5 में करेंगे कितना आएगा, 25। अब 25 में से ये 3 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 22। तो यहाँ पर 22 करेक्ट आंसर है ये, ठीक। इस तरीके से आगे देखें, डिस्टेंस बिटवीन, यानी इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो देखो, डिस्टेंस कैसे पता लगाएं, डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, p³ इस वाले में से इसको माइनस करेंगे, यानी कि -2 में से माइनस करना है माइनस के 7, तो ये प्लस के हो जाएंगे स्क्वायर। अब 3 में से किसको करेंगे, इस 7 को, -3 में से इस 7 को माइनस करेंगे, ठीक, और पावर 2। अब हम देखेंगे 7 में से 2 गए 5, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25। 7 और 3 10, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 100। तो यहाँ पर आया कितना, 125। अब 125 के फैक्टर कर लो, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, एक पेयर बन रहा है तो इससे 5 बार आ गया, अंदर 5 रहेगा, तो 5√5 आंसर होगा। तो ये आंसर, यानी कि इस नंबर का कितना है, ए।
आगे देखें, अगला आता है फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स कैसे फिल करेंगे, देखो यहाँ मैंने हिंदी में लिख के रखा है और यहाँ पर इंग्लिश में लिख के रखा है। देखो फोर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक। इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, बी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। आगे देखें, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, यानी कि एपी के एन टर्म्स का सम लिखना है। तो क्या होगा, एस बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 और बाहर रहेगा डी, ठीक। आगे देखिए, ऑल सर्कल, संसार में जितने भी सर्कल्स है वो सारे सर्कल सिमिलर है, ध्यान रखें। आगे देखिए, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी सर्कल है और उसकी टेंजेंट है, उसके लिए जो कॉमन पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, तो उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक। देखो यहाँ भी हिंदी में लिखा गया है, वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के वैन इस बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक। आगे देखें, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, यानी कि जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं उनमें जो एलिमेंट्री इवेंट आते हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम करते हैं तो कितनी वैल्यू आती है, वो तो 1 होती है, तो यहाँ लग जाएंगे 1। आगे देखें, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, यानी सर्कल के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ब्लैंक टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कि सर्कल के किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट, उस टेंजेंट से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर कोई रेडियस पास हो तो वो परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ आ जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक। तो क्या बन गया, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट, ठीक। आगे देखें, अब ट्रू फॉल्स। अब देखो ट्रू फॉल्स में क्या करना है, ट्रू फॉल्स में क्या करना है, इक्वेशन ये आपको पता लगाना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखो जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जब अपन इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आएगा स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर किसी से कैंसिल तो होगा नहीं, तो सबसे बड़ी जो पावर आ रही है वो कितनी आ रही है, स्क्वायर आ रही, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है। और जबकि इसमें कह रहे हैं ये क्वाड्रेटिक नहीं है तो लिख देंगे ये फॉल्स, क्या कह रहा है, फॉल्स के बोल रहा है, ठीक। आगे देखा, द कॉमन डिफरेंस, यानी इस एपी में जो कॉमन डिफरेंस है वो -2 है। देखते हैं कॉमन डिफरेंस कैसे पता लगता है, अगला टर्म 1/2 माइनस इससे पहले वाला टर्म कितना है 3/2। तो देखो एलसीएम लेंगे 2 आया, 3 में से ये बन गया कितना बचा -2, कैंसिल कर देंगे -1, ये -1 आ रहा है जबकि यहाँ -2 है, ये फॉल्स है ये भी। आगे देखें, ऑल आइसोस्केल्स ट्रायंगल आर सिमिलर, संसार में जितने भी आइसोस्केल ट्रायंगल होते हैं जरूरी नहीं है कि वो सिमिलर हो, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल जरूर सिमिलर होती है, तो ये भी फॉल्स है, ठीक। आगे देखें, मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स, यानी इन पॉइंटों का हमें मिड पॉइंट पता लगा के ये देखना है कि ये मिड पॉइंट आता है कि नहीं। देखो 6 में 3 ऐड करेंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है कि एक्स वाले को एक्स वाले से ऐड करो और 2 का डिवाइड दे दो। देखो 6 से 3 को ऐड करेंगे कितना आएगा 9 और डिवाइड देंगे 2 का तो 9/2 आएगा, यहाँ 9 लिखे है तो इसीलिए ये भी फॉल्स है, ठीक। आगे देखें, फॉर एन इवेंट ई, एक इवेंट ई के लिए इवेंट ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, 2 1 में से ही होते हैं, सही है, ये ट्रू है। आगे देखें, देयर इज एन एम्पायरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी सेंट्रल टेंडेंसी जो फाइंड करते हैं उनके लिए जो रिलेशन है मीडियन मॉड मीड का, वो ये होता है, बिल्कुल सही है, ट्रू है ये भी। यानी कि आप देख रहे हैं इसमें शुरुआत में 3 फॉल्स, शुरुआत में 1 2 3 4 फॉल्स है और बाकी ट्रू है, ठीक है। इस तरीके से आपकी ट्रू फॉल्स होती है। आगे देखें, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया पता लगाना है। तो हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पूरा होता है स्फीयर 4πr², हेमीस्फीयर है तो 2πr², तो 2πr² ही है, ठीक।
आगे देखें, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया जो होता है 2πr/h। ठीक, तो ये है 2πr/h। आगे देखें, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल, यानी सर्कल के सेक्टर का एरिया, सर्कल के सेक्टर का एरिया होता है θ/360 मल्टीप्लाई πr² सॉरी। आगे देखें, कॉट ए, कॉट बराबर क्या होता है 1/10 है, तो यहाँ लिख देंगे 1/10 सी नंबर का। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 + कॉट स्क्वायर ए, तो ये आ जाएगा बी नंबर का। और साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है, तो ये आ जाएगा ए नंबर का। ठीक, इस तरीके से आपकी ये मैचिंग होती है। आगे देखें, 1 वर्ड में आपको जवाब देना है, राइट द एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो देखो मैंने पहले ही यहाँ लिख के रखा है एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इस सिमिलर एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया में होता क्या है, देखो इसमें बोला गया है इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल, यानी एक ट्राइंगल के दो एंगल आर मान है कैसे इक्वल टू एंगल्स ऑफ द अनदर ट्राइंगल, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक ट्राइंगल के कोई भी दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल है, तो वो दोनों ट्राइंगल्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। ये स्टेटमेंट है, मतलब ऐसे देखें, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये, इसका ये एंगल इसके इक्वल है, इसका ये एंगल इसके इक्वल है, तो इस ट्राइंगल के दो एंगल इस ट्राइंगल के दो एंगल आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों सिमिलर है। ठीक है, ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, तो यहाँ से आप राइट डाउन कर सकते हैं। आगे देखिए, राइट द डिस्टेंस बिटवीन, इस पॉइंट की और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पता लगानी है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख देंगे। आप क्या लिखेंगे, पी क्यू है, तो यहाँ लिख देंगे पी क्यू बराबर, यहाँ पी क्यू क्या होगा, रूट के अंदर x2 - x1 की पावर 2 और यहाँ हो जाएगा y2 - y1 की पावर 2। ठीक, आगे देखें, राइट द डेफिनेशन ऑफ द लाइन ऑफ साइट। तो देखो लाइन ऑफ साइट की भी मैंने डेफिनेशन यहाँ लिखी रखी है। इसमें क्या बोला गया है, द लाइन विच इज ड्रॉन फ्रॉम एन आईज ऑफ द ऑब्जर्वर टू द पॉइंट बीइंग viewed ऑन द ऑब्जेक्ट इज नॉन एज द लाइन ऑफ साइट, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि लाइन ऑफ साइट जो है वो ऑब्जर्वर की आंख से ऑब्जेक्ट को देख रही है, उसको मिलाने वाली जो ड्रॉ करने वाली लाइन है, उसको ज्वाइन करने वाली लाइन है, उसको ये अपन क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। मतलब ये मान लो कोई ऑब्जर्वर है और वो क्या कर रहा है, किसी चीज को देख रहा है, तो ये इसकी आंख से ये रे जाएगी ऑब्जेक्ट की ओर, तो ये जो रे बनेगी इसको ये अपन क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट कहेंगे। तो यहाँ आप डेफिनेशन राइट डाउन कर सकते हैं। आगे देखें, राइट द फॉर्मूला ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कल के सेक्टर के आर्क का फॉर्मूला पता लगाना है, मतलब लिखना है। तो फॉर्मूला होता है यही लिख दे रहा है, फॉर्मूला होता है θ/360 मल्टीप्लाई में 2πr/h। ठीक, इस तरीके से आपका सूत्र होता है। आगे देखें, θ/360 मल्टीप्लाई 2πr। ठीक, आगे देखें, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, यानी कि एक सर्कल होता है उसके पास कितनी टेंजेंट होती है, तो सर्कल के पास इनफाइनाइट टेंजेंट होती है। इस टाइप से आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे इनफाइनाइट। ठीक, आगे देखें, राइट द डेफिनेशन ऑफ द एंगल ऑफ द डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन एंगल की डेफिनेशन लिखना है, तो मैंने यहाँ पहले से ही लिख के रखी है। द एंगल ऑफ द डिप्रेशन इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट व्हेन द ऑब्जर्वर looks at an object that is lower than the observer, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो डिप्रेशन ऑफ एंगल होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल होता है, लेकिन कौन सी कंडीशन में, व्हेन माने जब ऑब्जर्वर जो है लुक्स एट एन ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जर्वर जो है वो एक ऑब्जेक्ट को लुक्स मतलब देखता है, और कहाँ देखता है, लोअर देन, यानी कि वो जितना बड़ा है उससे छोटा ऑब्जेक्ट को वो नीचे देखता है, मतलब ऊपर की ओर देखता है, तो बन जाएगा आपका कौन सा, नहीं नीचे की ओर देखेगा। जो डिप्रेशन है तो लोअर बोल रहा है ना, लोअर माने नीचे की ओर देखेगा, तो अपना बन जाएगा डिप्रेशन एंगल। ठीक, एक बार हम फिर से ऑब्जर्व मतलब समझा दे रहे हैं। जैसे मान लो ये ऑब्जर्वर है और ये जमीन है, इस जमीन पे ये बॉल रखी है इससे छोटी, तो ऑब्जर्वर जो है वो इसको देखेगा, तो ये बन जाएगी लाइन ऑफ साइट, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी अर्थ के पैरेलल, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा इसे ही कहेंगे डिप्रेशन एंगल। ठीक, ये लिखा भी है यही डेफिनेशन, आप राइट डाउन कर सकते हैं।